नमस्कार, सत श्री अकाल। आज़ादी, ये जो जश्न आज़ादी है यानी स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण समाप्त किया है लाल किले की प्राचीर से। जी हां, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे छोटा भाषण दिए। मात्र 78 मिनट का भाषण, यानी 1 घंटा और 18 मिनट का भाषण। इससे पहले 2025 में 103 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया था। 103 मिनट यानी 1 घंटा और 43 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री ने 2025 में दिया था, जबकि 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था उन्होंने। और इस बार 78 मिनट का भाषण। इतना छोटा भाषण देने के पीछे क्या कारण है, उनका भाषण कैसा रहा, उनके भाषण में कितना दम था, ये सारी चीजें इस एपिसोड में, इस लाइव में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उनके भाषण में क्या क्या था और जंतर मंतर के आंदोलन का जिक्र था या नहीं, देश का जो युवा है, जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या पैगाम दिया है, क्या उनसे नरेंद्र मोदी डर गए या नरेंद्र मोदी ने उनको साधने की कोशिश की है, ये सारी बातें इस एपिसोड में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर आप सबको 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। देश का शान जो है तिरंगा, वो लहराता रहे, लेकिन उसके साथ साथ देश पर राज करने वाले प्रधानमंत्री, उनका कुनबा, वो भी पूरी शिद्दत के साथ काम करते रहे, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, यही कामना है। लेकिन यहां पर अब पक्ष विपक्ष तमाम बातें सामने आती हैं। चीर फाड़ शुरू करते हैं हम। अब हमारे साथी अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा अमलेंदु जी को भी स्क्रीन पर ले आइए। और इस कार्यक्रम, अमलेंदु जी आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कैसे देखा जाए आज? हमेशा की तरह प्रधानमंत्री के भाषण में क्या कुछ शब्द जो होते हैं वो पिछले 12 साल से सुन सुन के अब कान पक गए। संकल्प, समृद्धि, पुरुषार्थ, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो, हाँ क्या बोल रहे हैं? सपने 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 सपना। हाँ। अरे सपना 2047 का सपना, 2047 का भारत का सपना, विकसित भारत। और लेकिन पिछले 40 साल में कुछ नहीं हुआ, ये भी। और 40 साल में, पिछले 40 साल की बात कर रहे हैं तो अपना 12 साल भी उसमें जोड़ लीजिए नरेंद्र मोदी जी, कि क्या उसमें कुछ हो पाया। ये बहुत सारी बातें हैं। नरेंद्र मोदी के इस भाषण को समझने की कोशिश हम करें। सप्तधारा योजना की बात कर रहे हैं। सप्तधारा में वो 7 अलग अलग ढंग से भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाने की बात करते हैं। युवाओं की शक्ति की बात करते हैं, लेकिन युवा उनसे नाराज हैं, निराश हैं। इस देश में जो हो रहा है इसकी बात नहीं करते। अर्बन नक्सल की जगह पे एक नया शब्द उन्होंने गढ़ लिया है, और वह है क्या? बुद्धिजीवी, दिमागी नक्सल उन्होंने कहा है। अब नया शब्द हिंदी रूपांतरण कर दिया अर्बन की जगह पे, और शहरी नक्सल की जगह वो दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ शब्दों का यहाँ पे। लेकिन भारत आगे क्या करने जा रहा है, भारत की महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि महिला आरक्षण, मैं राज्य सरकारों से भी कहूँगा, सबसे कहूँगा कि महिला आरक्षण लागू करें। लेकिन महिला आरक्षण तो 2023 में भी बिल पास हो चुका है। लागू नहीं करने का काम या लागू करने का काम ये तो सरकार का है। आखिर क्यों नहीं कर रही है सरकार महिला आरक्षण लागू? ये बात भी यहाँ पर, ये सवाल भी पैदा होता है। और अपनी सीट कह रहे हैं कि परिसीमन होगा तब उसके बाद, यानी डिलिमिटेशन के बाद ही हम कर पाएंगे। क्यों आप अपनी सीट महिलाओं को नहीं दे सकते क्या? किसी महिला को प्रधानमंत्री बनते आप नहीं देखना चाहते हैं क्या? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। 540 सीटों में से 33% महिला आरक्षण नहीं कर सकते क्या आपको 850 सीट लाके ही महिला आरक्षण करना होगा, और ताकि 540 सीट पुरुषों के लिए बना रहे? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। और इसीलिए आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज इस चीज़ को समझा जाए। जरा आपसे समझने की कोशिश करता हूँ अमलेंदु जी, की क्या क्या कहा यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही, और जो बातें उन्होंने कही उसका सार ये है कि अब 2047 तक जो है वो बनना चाहिए, देश विकसित होना चाहिए। और पहले क्या नहीं हुआ, 90 सालों में जो नहीं हुआ, अभी तक तो राजीव 70 सालों की बात होती थी, अब प्रधानमंत्री मोदी ले आए कि 90 साल में जो नहीं हुआ वो उन्होंने 12 साल में कर दिया। बताया कि 1925 में था रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुआ,
और 2014 तक 30% काम हुआ था, 12 सालों में उन्होंने सारा काम कर दिया, ये सारा बताया। एक तरीके से कहा जाए राजीव जी, उन्होंने पीआईबी के प्रेस विज्ञप्ति जो है वो लगभग 1 घंटा पढ़ी, या आप ये कह सकते हैं कि पीआईबी जिस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है उस तरीके से उन्होंने कहा। और अब देश की शक्ति जो है उसको होना चाहिए। एक जो बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, अब पता नहीं उनके भाषण लिखने वाले ने गलती से लिख दिया राजीव जी या क्या लिख दिया, उन्होंने कहा कि मैं देश की शक्ति को झकझोरना चाहता हूँ। और क्या हम सोच सकते हैं कि फॉर्चून 500 की चर्चा जो है उसमें हो तो 50 कंपनियां भारत की भी हों। और जो कहा राजीव जी उन्होंने, वो कहा कि देश यानी केवल सरकार नहीं होती, देश का मतलब हर नागरिक जुड़ता है। अब राजीव जी यही बात तो कही जाती है कि मोदी जी की अगर कोई आप आलोचना करता है तो सरकार की आलोचना करता है तो वो देश की आलोचना नहीं है। लेकिन यहाँ मोदी जी दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन जो जिसने भी भाषण लिखा राजीव जी उसने गलत लाइन जो थी वो जोड़ दी, चूँकि अब मोदी जी के इसी वक्तव्य को लोग कोट करेंगे कि देश का मतलब सरकार नहीं होता है। तो इन्होंने जो कहा मोदी जी ने, तो इसलिए इस मामले में कहा कि क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्चून 500 की चर्चा हो तो हम बहुत सुनते हैं, आने वाले 1 दशक में फॉर्चून 500 में 50 कंपनियाँ भारत की क्यों ना हो, ये हमारा लक्ष्य क्यों ना होना चाहिए। भारत का भी एक बैंक जो है वो टॉप 5 बैंकों में क्यों नहीं होना चाहिए। और समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये सब उन्होंने राजीव जी आज कहा, मतलब एक तरीके से कि अब विश्व गुरु बनने की तरफ जो हमको बढ़ना चाहिए आगे। हम तो समझते थे मोदी जी बन चुके हैं विश्व गुरु, अब वो बता रहे हैं कि बढ़ना चाहिए विश्व गुरु बनने की तरफ, तो स्वीकार करने की विश्व गुरु नहीं बने हैं। तो कैसा राजीव जी इनके भक्तगण जो कहते रहते हैं विश्व गुरु बनना चाहिए। मुझे लगता है राजीव जी की 12 साल में सबसे ख़राब, मतलब हमेशा ही ख़राब होता है, लेकिन अगर आप 12 सालों के सबसे ख़राब भाषण को आप अगर मोदी जी का देखें तो ये भाषण रहेगा जिसमें ना तथ्य है ना कथ्य है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ लफाजी के अलावा कुछ नहीं। और आखिर में चलते चलते जो बात कह गए, अभी थोड़े दिन पहले जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराया था, लंबी चौड़ी एनडीए की उसमें माला पहनी थी, संसद के अंदर एनडीए के सांसदों ने विजय जुलूस निकाला था, उसी पर पानी फेर दिया। और ये कहते हुए कि मैं तमाम राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं कि मातृशक्ति जो है, महिला शक्ति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करें और इनको विधायिका में 33% जो है वो आरक्षण दिलाने का काम करें। अरे भाई, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या था? तो आप ये क्या बात कहना चाहते हैं? आप ही तो नहीं दे रहे हैं 33% आरक्षण। आप 543 सीटें जो लोकसभा की उसी में दीजिए 33% आरक्षण, किसने रोका है? तो एक तरह से कहा जाए राजीव जी, जो जिसका खुद श्रेय लिया था उसी पर आज मोदी जी ने पानी भी फेरा भी है। उनकी ये पॉलिटिक्स थी, ये बताने के लिए सब विपक्ष महिला आरक्षण पास नहीं करा रहा है, जबकि है वो डिलिमिटेशन। तो यहाँ एक तरह से देखा जाए अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नरेंद्र मोदी आज नजर आए। नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार पर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार पर, जी हां, अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं और उनसे बचें, वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिमागी नक्सल कौन है? क्या जंतर मंतर पर जो युवा जुटे थे वो दिमागी नक्सल हैं? ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है अमलेंदु जी कि अराजकता फैलाने की कोशिश, जिनको डंडे से मारा गया वो कौन लोग थे, ये भी पूछना पड़ेगा। तो मोदी के भाषण में कितना दम है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 भाषणों को देखिए तो 2024 का जो भाषण था वो 98 मिनट का भाषण था, 2025 का भाषण 103 मिनट का भाषण था, और आज का भाषण 78 मिनट का है, यानी 1 घंटा और मात्र 18 मिनट का भाषण है। नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया है और वो भाषण दे रहे हैं। उनके भाषणों के क्या क्या हिस्से, क्या क्या अंश रहे, वो हम आप तक पॉइंट वाइज लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। देश अपने स्वाधीनता दिवस का 80वां, जी हां 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। और इस 80वें स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। लेकिन साथ साथ ये समझना भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में कितना दम है। नरेंद्र मोदी जब भाषण देने आए और उन्होंने जब शुरुआत की तो संकल्प, समृद्धि, इन सब का जिक्र किया। उन्होंने सपनों का भारत और भारत के सपने और सपनों के इर्द गिर्द कैसे पिछले 12 साल से
देश की जनता को, नागरिक को, युवाओं को वो रखे जा रहे हैं, इन सब का जिक्र किया है। यानी सपने दिखाते रहो, समृद्धि का संकल्प लेते रहो, लेकिन करते क्या हो ये सवाल देश की जनता पूछेगी। संविधान का जिक्र कर रहे थे, मजबूत संविधान है, हमारे पुरखों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस संविधान को खत्म करने की कसौटी पर आपकी सरकार को भी मापा जाएगा और बहुत तेज गति से मापा जाएगा, ये बात भी यहां पर आएगी। तो आज चीड़-फाड़ करना जरूरी है, ऑपरेशन करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण से क्या कुछ निकल के आया है ये जानना जरूरी है। ये इसीलिए अमलेंदु जी, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश को झकझोरने और उसकी सामूहिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है, कह रहे हैं झकझोरने और सामूहिक शक्ति को पहचानने। 12 साल में आपने क्या किया? पहचानी कि नहीं पहचानी आप शक्ति को? इसकी बात फॉर्च्यून 500 की 50 कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, अभी आपने बताया भी कि फॉर्च्यून 500 की 50 कंपनियां भारत की हों। 50 क्या, यहाँ तो आप एक ही कंपनी में लगे हुए हैं। मतलब यही चाहते हैं कि उन 500 में जो है वो 50 कंपनियां जो भारत की हो वो एक ही राष्ट्रीय सेठ की कंपनियां हो। हाँ, ये यही कहना चाहते हैं राजीव जी, एक तरीके से देखा जाए। और अच्छा, एक और बात कही उन्होंने कि केरल से लेके तमिलनाडु तक का जो, और बंगाल की खाड़ी मतलब बंगाल तक का जो है, जो समुद्र तट है वो काफ़ी वर्सटाइल है और वहाँ से इतना झींगा मछली का उत्पादन हो और इसमें जो है पूरी दुनिया में हमारा वर्चस्व हो, ये बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि ये बंगाल से लेके और केरल तक का जो समुद्र तट है, इसके बंदरगाह कितने राजीव जी अब सरकार के बचे हैं और कितने राष्ट्रीय सेठ के हो गए और कितने राष्ट्रीय सेठ के होने वाले हैं, इस पर भी करना चाहिए थी राजीव जी चर्चा, मुझे लगता है जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। तो बहुत सारी बातें की उन्होंने। जो शुरुआत की राजीव जी, एक तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। ये वो लोग हैं राजीव जी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक बार भी वंदे मातरम नहीं गाया, जब देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे अंग्रेज़ों की लाठियाँ और गोलियाँ खाते हुए वंदे मातरम गाते हुए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे, उस समय ये अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। वो लोग जो हैं वो आज बता रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी शुरुआत जो थी राजीव जी इसी के साथ की। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश छोटे लक्ष्यों तक सीमित रहने वाला नहीं है। छोटे लक्ष्यों तक, बड़े लक्ष्य क्या हैं वो भी बता दीजिए। बोले बड़े सपने हमारी सोच का दायरा बढ़ाते हैं और हमारे संकल्प को मजबूत बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है बड़े सपने, लेकिन बड़े सपने देखने से ही काम चल जाता है क्या? जो सपने देखे जाते हैं उन सपनों को साकार करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, सरकार उनके लिए क्या काम करेगी, ये भी मोदी जी को बताना चाहिए। फिर बताया कि आप अपना इनोवेशन कीजिए और अपना लक्ष्य लेकर आइए और आप अपना मतलब एक तरीके से कहा जाए कि काम करने के लिए आप लेकर आइए और आपके सपने नहीं मरने दिए जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है उन्होंने वो इनोवेशन के लिए रखा है, युवाओं के लिए। तो 1 लाख करोड़ों का अगर फंड रखा है तो इससे कितने लाख युवाओं को आप वो फंड दे देंगे राजीव जी? अगर 1 करोड़ रुपया भी देते तो 1 लाख युवाओं को, इससे क्या युवाओं के सपने पूरे हो जाएंगे 1 लाख करोड़ से? और उस 1 लाख करोड़ के बजट में जो आप देंगे उसमें कितना विज्ञापन पर अपने खर्च कर देंगे? तो ये बहुत सारे सवाल राजीव जी उठे। तो ये लक्ष्य और सपने की बात जो कर रहे थे, ये प्रधानमंत्री बहुत कहते रहे और कहा कि ऊंचे सपने और मजबूत संकल्प भी हमारी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और उन्हें साकार करने की ताकत देते हैं। फिर साहब उन 12 वर्षों में जो कहा, ये दावा भी किया, ये पता नहीं इस दावा का राजीव जी कोई डाटा है कि नहीं है, सरकारी डाटा है कि नहीं है। दावा किया उन्होंने कि 12 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। अगर 12 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले तो जिन 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज दिया जा रहा है वो कौन लोग हैं? वो कौन है? और 10 करोड़ ऐसे हैं जिनको मिल नहीं पा रहा है चूंकि उनके राशन कार्ड नहीं बने, तो यानी हो गए 90 करोड़। तो 90 करोड़ कौन लोग हैं जिनको आप राशन जो है 4 किलो मिल रहा है? ये गरीब है या गरीब नहीं है? आप तो कह रहे हैं आपने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया 25 करोड़ लोगों को। तो अगर इनमें 25 करोड़ और जोड़ दिए जाए तो 1,15,00,000 करोड़ राजीव जी हो जाते हैं। 90 करोड़ में का 25 जोड़ दिए जाए तो 1,15,00,000 करोड़ जो है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये गरीबी, आप ही बता रहे हैं सब कर दिया। तो इसका मतलब गरीबी की रेखा से बाहर कितने लोग थे? तो यानी जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, अपने ही आंकड़ों में उलझते हुए मोदी जी नजर आते हैं, अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं राजीव। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कि हम क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पिछले 5 दशकों में यानी 50 साल में नहीं हुआ, वो हम अगले 5-6 वर्षों में करना चाहते हैं।
ये उन्होंने कहा है अपने लक्ष्य को कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो हम अगले 5-6 साल में करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में भी हम नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की तरफ बढ़ने वाले हैं और सभी को अपने पारंपरिक व्यवस्था, सोच और लक्ष्यों में सुधार करना होगा। विकसित भारत बनने के लिए हमें नई धारा चाहिए। लाल किले की प्राचीर से मैं देश में शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस लाल किले की प्राचीर से देश में शक्ति की सप्त धारा यानी 7 धाराओं का आह्वान करता हूं, ये कह रहे हैं। और शक्ति की ये सप्त धारा कौन कौन सी है, जिसमें पहली शक्ति है, सप्त धारा की पहली शक्ति उत्पादन की शक्ति है, यानी प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, जीरो डिफेक्ट हमारी उत्पाद हमारी पहचान हो और जीरो डिफेक्ट उत्पाद हमारी पहचान हो, यानी जो भी प्रोडक्शन हम करें, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें किसी भी ढंग का कोई डिफेक्ट ना हो। राहुल गांधी ये बात तो पिछले 10 साल से कहते आ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को हमारा बढ़ाकर इसे हमें पावर हब बनाना होगा, और आज सप्तधारा में पहली बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अभी तक क्या कर रहे थे? आपने कितने फैक्ट्रियों, कितने ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है, जरा प्रधानमंत्री जी बता दें। इसके बाद यह तय करना होगा कि उसके बाद कह रहे हैं सप्तधारा की जो दूसरी शक्ति है वो कृषि और फूड प्रोसेसिंग है। सप्तधारा, यहां 7 धाराओं की बात उन्होंने कही है, जिसमें कृषि और फूड प्रोसेसिंग को दूसरा नंबर पे रखा है उन्होंने, और कहा है कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना और फूड प्रोसेसिंग को, जिसमें केचप से लेके जूस से लेके तमाम कृषि उत्पादों के जितनी भी प्रोसेसिंग का काम है उसको आगे बढ़ाना। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि हमें डिफेंस के क्षेत्र में भी बाजार बनाना होगा। ये भी बात तो कह रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में बाजार बनाना होगा, हमें डिफेंस प्रोडक्ट्स की चेन बनाना होगा। कह रहे हैं कि आज योग ने दुनिया को भारत से जोड़कर रखा है, इसलिए योग को आगे बढ़ाना होगा। हमारे पास वन संपदा है, 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं, लेकिन विदेशियों को आकर्षित करने में हम पीछे रहे हैं। विदेशी तो खूब आते हैं, और जो नेशनल पार्क हैं या जो वन क्षेत्र हैं, बस्तर का जो एरिया है, उधर बिहार में भागलपुर का एरिया है, बहुत सारे एरिया को तो आप काट कर अदानी को दे रहे हैं। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया है, कह रहे हैं। और मुझे खुशी होगी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे खुशी होगी कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की ताकत नहीं रही, यानी उनकी हिंसा और उनकी आखिरी सांस भी अब नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं। हिंसा और अराजकता के वे रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा। मोदी कह रहे हैं कि मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी केवल सरकार नहीं होती, देश का मतलब हर नागरिक जुड़ता है। और फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों ना हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों ना होना चाहिए। भारत का भी एक बैंक टॉप 5 बैंकों में भी होना चाहिए, यानी टॉप 5 जो दुनिया के बैंक हैं, जो दुनिया के 5 टॉप बैंक हैं, उनमें से एक बैंक भारत का भी क्यों ना हो। यहाँ बैंकों से जो कर्जा दिलवा के आपने बाहर भिजवा दिया, ललित मोदी से लेके तमाम को, नीरव मोदी। राजीव जी, तो क्या अब राष्ट्रीय सेठ किसी बैंक का भी क्या अपहरण करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। नाम तो गूंजता था पहले, रैनबैक्सी से लेके तमाम कंपनियों के, लेकिन अब क्यों नहीं गूंज रहा है। लेकिन अब आपको याद आ रहा है कि गूंजना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गूंजना चाहिए, ये करेंगे। इससे काम नहीं चलता है नरेंद्र मोदी जी। आपने क्या किया है पिछले 12 साल में, इसका हिसाब किताब दे देते तो बेहतर होता। आपने 12 साल में इस देश को कहां पहुंचाया है। आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर इंसान के सिर पे एक छत होगा, हर परिवार को एक पक्का मकान आप देने का वादा किए थे। आपने 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी का जिक्र किया था और उसमें आइडेंटिफाई भी कर लिया था कई स्मार्ट सिटी का। उस स्मार्ट सिटी का जिक्र आप क्यों नहीं करते हैं? आपका वो जो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट कहां गया, ये बता दीजिए। ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, जो मेक इन इंडिया का जो शेर बनाया था हाँ,
उससे जो बेरिंग्स होती हैं उनसे मिला करके कल पुर्जों से, अब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, वो शेर कहाँ चला गया। मोदी जी अब बात ही नहीं करते, ना डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ना मेक इन इंडिया की बात करते हैं। वोकल फॉर लोकल को तो खैर आज याद किया, लेकिन ये सब कुछ बताया ही नहीं कि वो उसका आखिर हुआ क्या। अब राजीव जी जो बड़ी बातें मोदी जी कह रहे हैं, कई सारी बड़ी बातें कह रहे हैं। एक जो मोदी जी ने बात कही, वो साहब कहा कि जो जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एसी में बैठकर बात करने वाले लोग हमें बता रहे थे कि वैश्वीकरण का क्या होगा। जहाँ से वैश्वीकरण की आवाज़ आती थी उसने ही बोलना बंद कर दिया। लेकिन इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने इन संसाधनों का हथियारीकरण करने का काम किया। संसाधनों का हथियारीकरण, संसाधनों का हथियारीकरण, ये मोदी जी बता रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयाँ, तकनीक की चीज़ें, इनका हथियारीकरण। अगर हम आत्मनिर्भर का मंत्र लेकर आगे नहीं चले होते तो ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे करते। ऐसी चुनौतियां आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये आत्मनिर्भरता का जो आपका मंत्र है मोदी जी, आप किस क्षेत्र में इन 12 वर्षों में आत्मनिर्भर हुए, जरा हमको ये बता दीजिए। कोई एक क्षेत्र बता दीजिए जिसमें आप आत्मनिर्भर हुए, सिर्फ गालियां देने में और भक्तों से जो है वो उत्पाद मचाने के अलावा किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, ये हमको बता दीजिए। वो कि एक क्षेत्र है जिसमें हम आत्मनिर्भर हो गए, 12 सालों में आपने आत्मनिर्भर कर दिया। यानी आप जिसमें बात कर रहे हैं कि साहब 500 फॉर्च्यून कंपनियों, 50 कंपनियां भारत की होनी चाहिए। राजीव जी, पहले भारत की कंपनियां 500 फॉर्च्यून कंपनियों में हुआ करती थी। आज अगर उनका सत्यानाश हो रहा है तो कौन कर रहा है। यहाँ के अगर सारे कॉरपोरेट घरानों की संसाधन छीन कर सिर्फ एक राष्ट्रीय सेठ को दिए जा रहे हैं, ये किसकी नीतियों की वजह से हो रहा है। क्यों तमाम जो है मालूम पड़ता है कि ईडी के छापे पड़ते हैं किसी कंपनी के ऊपर, और वो ईडी बाद में मालूम पड़ता है कि वो जब रिहा हो जाए, मतलब वो बिक जाती है कंपनी, उसके बाद वो व्यक्ति जो बरी हो जाता है। तो ये जो किया जा रहा है, तो ये किस लिए किया जा रहा है। ऐसे ही 500 कंपनियों में 50 कंपनियां भारत की आएंगी इन्हीं नीतियों पर चलते हुए। तो ये मोदी जी सिर्फ राजीव जी लफाजी, और पूरे भाषण में राजीव जी एक चतुराई कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सेठ के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। वो चीजें मालूम नहीं पड़े, लेकिन काम उसके लिए कर रहे हैं, ये मालूम पड़ता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भरता की उनकी बात पर हमें कुछ लोगों ने वैश्वीकरण का हवाला देकर सवाल उठाए थे, लेकिन यानी आत्मनिर्भर भारत की जब बात कर रहे थे तो वैश्विक यानी ग्लोबलाइजेशन का हवाला देकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पिछले एक दशक में ग्लोबलाइजेशन को लेकर दुनिया में पहले जैसी चर्चा ही नहीं रह गई है। वर्तमान वैश्विक संकट में कुछ देशों ने संसाधनों को हथियार यानी वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बनाने का रास्ता अपनाया है, यह कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल, डीजल, खाद और दवाइयों सहित अलग अलग संसाधनों के वेपनाइजेशन की बात कही। भूभाग यानी टेरिटरी के भी रणनीतिक इस्तेमाल और वेपनाइजेशन की ओर संकेत किया। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो और कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता ने भारत को वैश्विक संकटों से निपटने की क्षमता और मजबूती दी है। पिछले 10-12 वर्षों में भारत द्वारा 2047 के लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करने की बात यहां पे हुई है। कोरोना महामारी को पिछले दशक की बड़ी वैश्विक चुनौती में शामिल किया नरेंद्र मोदी ने आज। लेकिन कोरोना महामारी के बाद भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ है ये भी बता दें। कोरोना कह रहे हैं प्रधानमंत्री की कोरोना महामारी के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई। क्या भारत की नहीं हुई प्रभावित? और भारत की जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई उसको सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? कह रहे हैं कि कोरोना के बाद यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध और तनाव को उन्होंने नई वैश्विक चुनौती बताया है। ये सब जो हैं पश्चिम एशिया के युद्ध, पश्चिम एशिया का मतलब ईरान युद्ध की बात कर रहे हैं, और इधर रूस और यूक्रेन जंग की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा संबंध ईरान के साथ कैसा रहा ये भी बता दें। वैश्विक स्तर पे हमारा संबंध कैसा रहा ये बता दें। कह रहे हैं कि इन संकटों के दौरान कुछ लोगों ने अफवाहों के जरिए भारत के लोगों में भय और चिंता पैदा करने की कोशिश की। अफवाह क्या था कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, बढ़ गई। आपने कहा था कि विदेश यात्राएं बंद कर दीजिए, सबने बंद कर दिया, आपने तो चालू रखा। और राजीव जी, ये अफवाह तो मोदी जी ने ही फैलाई थी, संसद के अंदर खड़े होकर फैलाई थी कि कोरोना से ज्यादा गंभीर परिस्थितियां आने वाली हैं। ये मोदी जी के ही शब्द थे।
और उसी के बाद एकदम से गैस की जो थी, आपने देखा राजीव जी किस तरीके से मारामारी मच गई पूरे देश के अंदर। 5-5 हज़ार रुपये तक का सिलेंडर मिला। जिस तरीके से कोरोना में लोग घरों को लौट रहे थे, उसके बाद लोगों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ तो आपने ही कहा था महाराज, किसी और ने थोड़ी ये अफवाहें फैलाई थी। अफवाहें आपने ही फैलाई थी। आपने ही कहा था कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, आपने ही कहा था पेट्रोल डीजल का कम करो, कार पूलिंग से चलो। ये सारा ज्ञान तो आपने ही दिया था, इसी से तो अफवाहें फैली थी। तो अफवाह भी आप फैलाएंगे और कहेंगे कि लोगों ने अफवाह फैलाई। वाह मोदी जी वाह, 70 सालों में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला देश को। सही बात है, कह रहे हैं कि अफवाह फैले। भाई प्रधानमंत्री जी, आपने खुद कहा, जो अभी अमलेंदु जी आप कह भी रहे हैं, कि कोरोना काल से भी बुरा हाल होने जा रहा है, देश का संकट है, वैश्विक संकट है, चारों तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये सारी बातें तो आपने ही कही थी, संसद के अंदर खड़े होकर कही थी आपने। अब कह रहे हैं कि वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जो है और लोगों ने अफवाह फैलाई। एक्चुअली होता क्या है, प्रधानमंत्री को लगता है कि देश की जनता जो है महामूर्ख है और इनकी याददाश्त बिल्कुल खत्म है, इनको कुछ याद ही नहीं रहेगा, शायद ऐसा ही लगता है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि पिछले 10-12 वर्षों की सुविचारित योजनाओं और तैयारियों ने संकट के समय भारत की मदद की है। उन्होंने ये भी कहा है कि संकट के समय भारत में गैस, पेट्रोल और यूरिया जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित रही। क्यों कह रहे थे फिर गैस, पेट्रोल और यूरिया की खपत कम कीजिए? पूरे संबोधन का केंद्रीय संदेश ये रहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भरता, विनिर्माण, कृषि, तकनीक, रक्षा, हरित अर्थव्यवस्था, सॉफ्ट पावर और नागरिक भागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाना होगा, ये प्रधानमंत्री कह रहे थे। लेकिन इस पे 2025 के भाषण में भी आप यही बात कह रहे थे, 2024 के भाषण में भी आप यही बात कह रहे थे, 2023 के भाषण में भी आपने यही बात कही, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 हर साल तो आपने यही बात कही। अपने पहले भाषण से लेकर आज 12वें साल के इस 13वें भाषण में यही बात कही। तो आपने ये आप फिर करना क्या चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप करना क्या चाह रहे हैं? देश को 2047 के विकसित भारत के भुलावे में रखकर आप 2047 तक शासन करना आपका लक्ष्य मात्र है, यही करना चाह रहे हैं? ये सवाल पैदा होता है अमलेंदु जी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल राजीव जी। अच्छा, और एक और बात आज प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण कही राजीव, मतलब किस तरीके से, मतलब देश को तो याद रहता है मगर मोदी जी भूल जाते हैं क्या बोला है मोदी जी ने पहले। होता ही है राजीव जी कि आप एक बार कुछ मिथ्या वाचन कीजिए तो आपको खुद याद नहीं रहता कि आपने 10 मिनट पहले क्या मिथ्या वाचन किया था, और फिर आप नया मिथ्या वाचन कर देते हैं। आपको याद होगा बड़ा ऊधम मचाया गया था साहब, भारत में 2036 में ओलंपिक खेल होंगे, बड़ा इसका ऊधम मचाया गया था, बड़े जो थे वो बयान जारी किए गए थे और सब किया गया था। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं 2036 में भारत में ओलंपिक खेल हो, हम चाहते हैं। तो आप तो कह चुके थे कि 2036 में भारत में होंगे ओलंपिक खेल, अब आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं। और 2/3 खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने कभी हिस्सा ही नहीं लिया, तो उसके लिए हम तैयारी करें, अपने नौजवानों को तैयार करें। ये बात कहते समय मोदी जी ये भूल गए कि आपने ही पहले कहा था कि 2036 में भारत में ओलंपिक खेल होंगे। जो ओलंपिक में पदक लेके आती थी महिला पहलवान, उनको तो जंतर मंतर पे आपने बैठा दिया था, पिटवाया उनको, वहां से घसीटवाया, पिटवाया, ये सब कुछ देखा इसी देश ने। और जितने भी ऐसे संघ हैं, ओलंपिक संघ हो, चाहे रेसलर्स फेडरेशन हो, चाहे और भी हो देश में, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सब में तो पॉलिटिशियंस भरे हुए हैं। क्रिकेट का बादशाह बना हुआ है आपके गृह मंत्री का बेटा, जिसको शायद क्रिकेट खेलना भी ना आता हो। तो ऐसे लोगों को आप भर के और सोचेंगे कि ओलंपिक में हमको पदक मिले और हम जो खेल नहीं खेल रहे हैं हमारे बच्चे वो खेल खेलना शुरू कर दें। खेल मत खिलाइए प्रधानमंत्री जी, बहुत खेल खिला दिया आपने, थोड़ा काम कर लें। देश के बच्चे जो हैं जंतर मंतर पर जिस ढंग से थे और जिस ढंग से बच्चों में आज की तारीख में अनरेस्ट है, इस चीज़ को समझिए। परेशान हैं बच्चे, स्कूल पिछले 80 साल से जर्जर हालत में है। 80वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुन लिया, ये
कुछ लोग 76 कह रहे हैं, कुछ 78 कह रहे हैं, जो भी हो 76-78 मिनट यानी 1 घंटा 16 मिनट या 1 घंटा 18 मिनट का भाषण, सबसे छोटा भाषण है अभी तक का। सबसे छोटा भाषण दिया है नरेंद्र मोदी ने। 1 घंटा 43 मिनट का भाषण 2025 में दिया था, 98 मिनट का भाषण दिया था 2024 में नरेंद्र मोदी ने। मैं अभी बैक पीछे नहीं जा रहा हूं, लेकिन अमूमन 1.5 घंटे का भाषण वो देते रहे हैं। लेकिन आज 1 घंटा 16 मिनट का भाषण, और इस भाषण में एक नया शब्द गढ़ दिया उन्होंने, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल जो हैं वो जुगत में लगे हुए हैं अराजकता फैलाने की। क्या इन दिमागी नक्सलों को आपने पिटवाया था लाठियों में कील डलवा के? क्या इन दिमागी नक्सल को ही आपने पैलेट पे गन लगवाया था, चलवाया था उनके ऊपर? क्या इन दिमागी नक्सलियों को और उसमें लड़कियों को उसके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे थे, उसके कपड़े फड़वाए थे? यही दिमागी नक्सल हैं या कोई और है? ये भी बता देते हैं नरेंद्र मोदी जी। विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047, लेकिन 2047 की रूपरेखा क्या हो इसकी बात नहीं। 12 साल में हमने क्या किया इसकी बात नहीं। हम आगे क्या करेंगे, और जो 40-50 साल में नहीं हुआ, 50 साल 5 दशकों में नहीं हुआ, वो काम हम अगले 5-6 साल में कर लेंगे, ये लक्ष्य है। शक्ति की सप्त धारा बहाएंगे हम। ये शक्ति की सप्त धारा जो है वो उसकी परिभाषा एक अलग है, उसमें अलग अलग ढंग से उन्होंने बातें रखी हैं। वो क्या क्या है ज़रा रख देता हूँ आप लोगों के सामने। शक्ति की सप्त धारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, दूसरी धारा है कृषि और खाद्य उत्पादन, तीसरी धारा है प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, चौथी शक्ति की धारा जो है वो है गति शक्ति, स्पीड, पांचवी है रक्षा बलों को यानी डिफेंस को मजबूत करना, छठवीं है ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, सातवीं शक्ति के रूप में भारत की सॉफ्ट पावर को रेखांकित किया है उन्होंने। ये हैं ओवरऑल। कैसे देखते हैं प्रशांत जी इस भाषण को? देखिए राजीव जी, आज 2 नई चीजें दिखाई दी वहां पे। भाषण पे मैं आऊंगा, लेकिन जरा पहले ऑप्टिक्स और उस फॉर्मेट में कुछ 2 नई चीजें दिखाई दी। पीछे लगा हुआ था 2047 में विकसित भारत बैकड्रॉप, और दूसरा कि कार्यक्रम के समापन में 2 राष्ट्रगान हुए, वंदे मातरम भी हुआ और जनगण मनगण भी हुआ। आमतौर पे सरकारी कार्यक्रमों में या स्कूल कॉलेजेस में किसी भी संगठन में कोई कार्यक्रम होता है तो शुरुआत वंदे मातरम से होती है और अंत में प्रोग्राम के सब लोग खड़े होते हैं और जनगण मनगण होता है। ये इन्होंने अपनी जिद में और जो उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ उसको अलाइन करते हैं वंदे मातरम को। तो वंदे मातरम, हालांकि वो वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई का नारा था, लेकिन उन्होंने गवाया। फर्क क्या हुआ? देखिए, ये होता है कि जब आप अपने ही राष्ट्रगान की तुलना करने लग जाएं 2 राष्ट्रगानों की और उसकी जो है तौहीन भी करवा दें। जब वंदे मातरम बज रहा था तो बीजेपी के मंत्रियों के ही, मैं आपको बता रहा हूँ, फुटेज को देख लीजिए दोबारा, किसी के भी होंठ नहीं हिल रहे थे, क्योंकि वो संस्कृत में किसी को याद ही नहीं है। और जब जनगण मनगण बजा तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबके होंठ हिल रहे थे। तो ये तो आपने एक वो करवा दिया सर्वे वहीं पे कि कौन सा राष्ट्रगान जो है वो लोगों के दिल में है। ये गलत टैक्टिस थी। दोनों राष्ट्रगान जो हैं वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों की अहमियत है, उसकी अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है, उसको आपने तोड़कर तुलना करवा दिया और तुलना साफ दिख गई। अब इनके भाषण पे आते हैं। देखिए, बड़ी उम्मीद थी कि जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उन पे कुछ बात करेंगे प्रधानमंत्री। तो बहुत संक्षिप्त बात उन्होंने की है।
आमतौर पे 15 अगस्त पे लाल किले से जो भाषण होता है वो देश की जनता को संबोधित होता है। पार्लियामेंट में तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करते हैं, ये एकमात्र ऐसा मौका आता है साल में जब आप देश को संबोधित करते हैं, जब आप मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि प्यारे देशवासियों। और उस वक्त प्रधानमंत्री, जो पिछले प्रधानमंत्री हुए, जो बड़ी पार्टी हुई इनके पहले के, वो अपने पिछले कार्यकालों को गिनाते, पिछले कार्यक्रमों को गिनाते हैं, उसकी उपलब्धियां गिनाते हैं, क्या टारगेट पूरे हुए, क्या कमी रह गई वो बताते हैं जनता को, और आगे क्या करने जा रहे हैं। आगे करने जा रहे हैं 50 साल बाद नहीं, अभी क्या करने जा रहे हैं, अगले महीने अगले साल तक क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो एब्सेंट थी। 2047 में पता नहीं मोदी जी कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो जो देश अभी जिन समस्याओं से, चुनौतियों से जूझ रहा है, उसका कोई निराकरण नहीं था। ये पहला भाषण है जिसको युवा ने बहुत कान लगा के सुना होगा। जंतर मंतर की घटना के बाद ये पहला भाषण है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये पहला भाषण है। ऐसा लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये पिछले साल वाले प्रधानमंत्री अब नहीं है, अब ये एक भाषण की रस्म अदायगी वाले प्रधानमंत्री हैं। युवाओं की मैं अगर बात करूं तो 2-3 चीजों से युवा जो है जूझ रहा है अभी। नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 पेपर लीक, नंबर 3 शिक्षा व्यवस्था, और महंगी शिक्षा व्यवस्था। उसमें सिर्फ एक आपने घोषणा की, अब देखेंगे कैसे वो रिलीव, कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है, उसको जमीन पर कैसे लाया जाता है, कि फ्री कोचिंग की व्यवस्था सरकार करेगी। अब फ्री कोचिंग की व्यवस्था अगर सरकार को करनी पड़ रही है तो सरकार के ही जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षा नीति है, उसकी गुणवत्ता पे आपने खुद सवाल खड़ा कर दिया। आपको कोचिंग देने की व्यवस्था करनी पड़ रही है, किन किन स्कूलों के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं जहाँ पे क्लास में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो एक तो विरोधाभासी है, दूसरा कि अभी ये जमीन पे कैसे आती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए सरकार की उसकी तैयारी के लिए सरकार की जिम्मेदारी कम है, और प्राइवेट कोचिंग वहाँ आ गई है। क्या वो ऐसी कोचिंग होगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो कागज सामने आएगा तब हम लोग उस पर बात करें। लेकिन उन्होंने घोषणा की है, देखना है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है। शिक्षा हम देख रहे हैं, देश भर के सरकारी स्कूलों के बच्चे, 12, 15, 11 साल के बच्चे और लड़कियां सड़कों पे हैं। किस लिए सड़कों पर हैं? पीने का पानी नहीं है स्कूल में, पंखे नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग गिर रही है, टीचर नहीं है, 300 बच्चों के बीच में 2 टीचर हैं। तो ऐसी कोई योजना आप नहीं ला पाए कि शिक्षा में आप क्या करने जा रहे हैं। रोजगार पैदा होंगे, रोजगार के अवसर, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप इमीडिएटली। 2047 तक किसने देखा है, लेकिन अभी इस साल क्या करने जा रहे हैं। तो नई योजनाएं नहीं उसमें घोषित हुई, और पिछले योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ वो नहीं बताया गया। तो कुल मिला के को भाषण देने के लिए भाषण दे दिया गया है। उस भाषण में एनर्जी नहीं थी, भाषण में, आज के भाषण में, और कोई भविष्य को लेके कोई उम्मीद पैदा करने वाला भाषण नहीं था। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जो उम्मीद पैदा करने वाला भाषण यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। और जो सप्तधारा की बात कर रहे थे वो कुछ यहाँ एक नया, हर बार कुछ नया लेके आते हैं, तो इस बार भी सप्तधारा लेके आए। लेकिन युवा सोच रहे होंगे कि इस बार, और खासकर जंतर मंतर की घटना के बाद से, नरेंद्र मोदी जब रील बनाने लगे थे तो शायद माय फ्रेंड्स के लिए भी कुछ कहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स करके उन्होंने रील बनाया था, प्रशांत जी आपको याद होगा। लेकिन माय फ्रेंड्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, और इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में नहीं। सपने दिखाना, संकल्प, सपना, समृद्धि, पुरुषार्थ,
ऐसे आप शुरुआत देखिए, इनके भाषण की शुरुआत, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल गढ़े हुए शब्द, और इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार सपना, खूब सपने दिखाते हैं, खूब संकल्प लेते हैं, समृद्ध भारत कैसे बनेगा इसकी बात खूब करते हैं, पुरुषार्थ 140 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ। अरे भाई, पुरुषार्थ अपने आप में महिलाओं को अलग करता है। थोड़ा अब तो समझ जाइए, अब तो समझ जाइए कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी, और उसके बाद आप नारी शक्ति की बात करते हैं, कह रहे हैं कि मैं राज्यों से भी, राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि महिला आरक्षण को लागू करने में मदद करें। महिला आरक्षण तो ऑलरेडी पास हो चुका है सर्वसम्मति से। कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, दल है, उसने भी 2023 में आपका साथ दिया था, और अभी राहुल गांधी ने लिखा था कि आप उसे तत्काल लागू कीजिए। तत्काल लागू करने में क्या परेशानी है? आप उसके बाद किसको बरगला रहे हैं? प्रशांत जी, ये बरगलाना नहीं है तो क्या है? देखिए, जो महिला आरक्षण उन्होंने बिल पास किया, वो जिस तरीके से पास किया है, उसमें तो जो प्रावधान लाए थे तो इमीडिएट था ही नहीं। वो तो 2029 के बाद का था। यही तो बात है कि उसमें उस तरफ भी अगर आप दिशा बढ़ाएं। वो क्या क्यों कह रहे थे महिला आरक्षण, कि महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया दोनों सदनों से और सर्वसम्मति से पास हो गया। अब वो महिला आरक्षण के नाम पे डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, परिसीमन, ताकि ऐसी सीटें बढ़ा दें जहां पे बीजेपी जीतती रही है उत्तर भारत में, उनकी सीटें बढ़ा दें, दक्षिण भारत की सीटें कम कर दें। ये उनका पूरा एक डिजाइन है। लेकिन मुझको नहीं लगता कि उनको कोई कंसेंसस है। वो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे आज, कि पॉलिटिकल पार्टियां सामने आए और बात करें। पॉलिटिकल पार्टियां इसमें क्यों सहयोग करेंगी? अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? और खासकर डीएमके की तरफ इन्होंने बहुत पैंक बढ़ाए हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि डीएमके ने अभी तक इनको कोई, जिसको कहें कि अप्रूवल या समर्थन देने का वादा नहीं किया है, और बगैर डीएमके के वो ला नहीं सकते। और डीएमके ऐसा काम क्यों करेगी? अभी तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि शहर शहर मार्चेस निकल रहे हैं, तो डीएमके के ऊपर जो है दबाव ऑलरेडी। और ये पॉलिटिक्स डीएमके ने शुरू की थी, डिलिमिटेशन का विरोध डीएमके ने शुरू किया था। एक शब्द का मुझे बड़ा बुरा लगा। एक तो आपने पुरुषार्थ हमेशा कहते हैं, और पुरुषार्थ जो है वो जेंडर स्पेसिफिक का शब्द है, उसमें महिला का कोई स्थान नहीं है। तो महिला जो आप कह रहे हैं, महिला पायलट है, महिला फाइटर पायलट है, तो वो महिला फाइटर पायलट क्या कर रही है? पुरुषार्थ कर रही है। तो ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है, देखिए। और ये वहीं पे इनका राजनीतिक रूप से लालन पालन हुआ है आरएसएस की गोद में। तो ये पुरुषार्थ शब्द वहां से आता है। वो कभी भी जेंडर न्यूट्रल शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो एक तो ये दिक्कत। दूसरी बात कि जो युवा बेहतर शिक्षा, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो ऐसे चीफ जस्टिस को जो कह रहा है कि हमको आपके वीडियो देखने का टाइम न दिलचस्पी है, उसको वो कह रहे हैं कि इनसे हम डिग्री नहीं लेंगे। तो ये जो अपने अधिकारों की बात करने वाला युवा है, उसको आप कह रहे हैं दिमागी नक्सल। ये बहुत बेहतरीन मौका था प्रधानमंत्री के पास कि युवाओं से इंगेज करते, और आपने लाल किले से खड़े होकर युवाओं को चिढ़ाने का काम किया कि आप जो भी व्यक्ति अधिकारों की बात करे, जो भारत के संविधान को लागू करने की बात करे, जो बोलने की आज़ादी की बात करे, उसको आप कहेंगे कि दिमागी नक्सल। ये नया शब्द ले आए। तो कुल मिला के ये कि जो इमीडिएट जो देश की भावना है इस वक्त, उसको एड्रेस नहीं किया। और एक बड़ा अच्छा मौका आज प्रधानमंत्री के पास था कि जब आप रीले बनाकर युवाओं को कर रहे हैं, एक भी शब्द आपने जंतर मंतर की घटना पर नहीं बोला, एक भी शब्द आपने पेपर लीक पे नहीं बोला, पेपर लीक को कैसे रोकेंगे ये नहीं बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं हैं।
पार्लियामेंट में आप आए नहीं। एक मौका आपके पास आज था कि जब आप देश के युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा संबंधी जुड़े हुए मामले, उस पे आपने एक भी शब्द नहीं बोला। तो एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा मौका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खो दिया। और लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली बड़े शार्प हैं और राजनीति करना कोई इनसे सीखे, तो वो राजनीति भी आज वो नहीं कर पाए कि लाल किले से खड़े होके आप कुछ ऐसा बोलते कि जो युवा आपसे नाराज है, नाखुश है, आपका विरोध कर रहा है, आपके लिए मीम्स बना रहा है, छोटा बंदर आपको बता रहा है, तो वो उसको आप एड्रेस कर पाते। वो मौका आज उन्होंने गंवा दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि एक मौका था, गंवा दिया। इसको कैसे आप देखते हैं अमलेंदु जी? एक मौका क्या नरेंद्र मोदी ने गंवा दिया? युवाओं की बात, और युवाओं से बहुत परेशान भी हैं क्योंकि युवाओं ने इनकी कैबिनेट से अब इस्तीफा दिलवाने की शुरुआत की। अभी तक इस्तीफे नहीं होते थे लेकिन इस्तीफा हो गया। और यहाँ इस 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले 25 जुलाई 2026 को ये हो चुका है। यानी आज से ठीक 20 दिन पहले नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से एक ने इस्तीफा दिया था और युवाओं को साधने की कोशिश उसके बाद उन्होंने की। रात को 12 बजे रील बनाना शुरू किया इंस्टाग्राम पर जाकर। लेकिन आज एक अच्छा मौका था, जैसा यहां प्रशांत जी भी कह रहे हैं, कि देश के युवाओं को साधने की कोशिश करते, उनको भरोसे में लेने की कोशिश करते, उनको एक विश्वास, एक भरोसा दिलाने की कोशिश करते नरेंद्र मोदी। लेकिन इन सब की यहां कमी दिखाई दी। आखिर क्या कारण हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इनको छूने से डरते हैं? उनको आज भी वो दिमागी नक्सल कह रहे हैं। ये तो हम तो यही मान रहे हैं कि दिमागी नक्सल, वो दिमागी नक्सल अराजकता फैलाने की कोशिश दिमागी नक्सल। ये कौन है दिमागी नक्सल, ये बता दीजिए, या आप इन युवाओं को कह रहे हैं, ये भी बताइए। राजीव जी, एक तो दिमागी नक्सल जो युवाओं को कह रहे हैं और दूसरा पढ़े लिखे लोगों को कह रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं। मतलब जो एक युवा वर्ग है वो जिसके दम पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, जिसके दम पर आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, आप उसी को दिमागी नक्सल बता रहे हैं। पहली बात तो राजीव जी है। दूसरा, मुझे लगता है कि आज का इनका पूरा भाषण जो है राजीव जी, शायद इनको लगता ये है, दो चीज़ें हो सकती हैं राजीव जी। या तो ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि ज्ञानेश कुमार जी फिर इनको सत्ता में ले आएंगे, तो इसलिए अब किसी से संवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, युवाओं से संवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। या मोदी जी तय कर चुके हैं कि अब ये इनका आखिरी लाल किले की प्राचीर से भाषण है और परिस्थितियां ऐसी बनने जा रही हैं देश के अंदर कि अब लाल किले पर आना ही नहीं हो पाएगा। तो या मोदी जी ये तय कर चुके हैं। तो इन दो में से राजीव जी एक ही बात हो सकती है कि या तो ये तय कर चुके हैं कि अब आना ही नहीं है लाल किले पर, परिस्थितियाँ ऐसी बननी हैं, या फिर ये है कि भाई ज्ञानेश कुमार जी हमको लेकर आते रहेंगे। तो ये इनको इतना ज़्यादा भरोसा ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर हो गया है। तो अब राजीव जी जो आज की बातें थी सारी, उसमें बिल्कुल सही बात है, प्रशांत जी ने एकदम सही बात कही कि अगर आप देश की जनता से संवाद कर रहे थे, आप प्यारे देशवासियों कह रहे थे, तो उन प्यारे देशवासियों में वो 38 करोड़ जेन जी और जेन अल्फ़ा भी आते हैं राजीव जी। जो 38 करोड़ हैं जो जाके 2029 में नए वोटर बन जाएंगे, वो भी आते हैं। तो आपको उनसे भी संवाद करना था। आखिर जेन जी और जेन अल्फ़ा के लिए आपके इस भाषण में क्या है? मतलब एक लाइन आप बता दीजिए कि आपने इसमें उस जेन जी और जेन अल्फ़ा के लिए कोई एक लाइन आपने कही हो कि भाई आपके लिए ये है। सपने आप देख रहे हैं 2047 के, तो 2047 के जो सपने देख रहे हैं या दिखा रहे हैं, उन 2047 के सपनों के लिए काम क्या करेगी सरकार? ये तो कोई रोड मैप आपने नहीं दिया कि आप 2047 के पाने के लिए क्या करेंगे। सिर्फ सपने देख रहे हैं, संकल्प और क्या समृद्धि और जाने क्या क्या जो जुमले हैं वो आप गढ़ रहे हैं। अरे भाई आप बताइए ना, आपका रोड मैप क्या है? कैसे आप विकसित भारत 2047 तक बनेंगे और उसमें देश को क्या करना है, सरकार को क्या करना है? वो तो आपके पूरे भाषण में कहीं नहीं है। पूरे 12 सालों में आपने कभी नहीं बताया कि आगे आपको क्या करना है। पंचवर्षीय योजना राजीव जी पहले हुआ करती थी, जब योजना आयोग होता था तो 5 वर्ष की योजनाएं तैयार की जाती थी कि 5 वर्ष में हमको क्या क्या लक्ष्य हासिल करने हैं। अब नीति आयोग बन गया, वो सिर्फ देश की संपत्तियां बेचने का काम करता है, योजनाएं कहीं होती ही नहीं। तो योजनाएं जब है ही नहीं तो योजनाओं को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? कैसे आप विकसित भारत बनने की बात करेंगे?
किस क्षेत्र में आपको काम करना है, ये तो आपके पास कुछ है ही नहीं। अब आप बता नहीं साहब, वो गेमिंग का क्षेत्र जो है युवाओं को उसमें अपना लोहा मनवाना है, काफ़ी बड़ा है, कंटेंट क्रिएशन में बनना है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग बनना है। आपके यहाँ कितने इंस्टीट्यूट हैं जहां आप कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग की आप सुविधाएं देंगे? राजीव जी, जो कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग की बात कर रहे हैं मोदी जी, उसका 3 साल का कोर्स करने के लिए 10 लाख रुपया लगता है। 3 साल का कोर्स करने के लिए सीटें उसकी कितनी है, कहाँ है? और जहाँ है भी वो इंस्टीट्यूट इतना लूटते हैं कि आप पूछिए मत, फीस पहले जमा करा लेते हैं, पढ़ाते हैं नहीं। तो जब तक आपकी बात में आके वही ठहरती है, जब तक कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, शिक्षा पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक ये सारी लफाजियाँ धरी रह जाएंगी। अगर आप 2047 तक भी बने रहते हैं तो 2047 में भी आप जो है वो 3047 की बात कर रहे होंगे मोदी जी कि 3047 में विकसित भारत बनाना है। तो इसलिए लफाजियों से कुछ नहीं है। सरकार क्या काम करेगी, उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपने क्या योजनाएं बनाई हैं, ये बताना चाहिए था मोदी जी को, जिसके मामले में मोदी जी सिफर नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मोदी जी सिफर नजर आते हैं, शून्य नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया है उसके क्या मायने हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना दम है, क्या उन्होंने विकसित भारत के रोड मैप को यहां रखा है, जो पिछले 5 साल से यही कह रहे हैं 2047 विकसित भारत बनाएंगे। आज 2026 में हम पहुंच चुके हैं और अब 21 साल बाकी है 2047 में। 21 साल तक क्या नरेंद्र मोदी इस देश पर राज करने वाले हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर राज नहीं भी करें और आप रोड मैप कौन सा लेके आ रहे हैं? आपने अभी तक जितने वादे किए क्या वो पूरे किए, या जब वादे पूरे नहीं करते हैं तो ये तो जुमला था कह के आप बाहर निकल जाते हैं? क्या 2047 के बाद भी यही कहेगा भारत अगर आप पर भरोसा करे तो? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन इस रोड मैप में जो वो देने की कोशिश कर रहे हैं, उस रोड मैप पर कितना अमल करते हुए भारत दिखाई देता है? प्रधानमंत्री के भाषण से क्या कुछ निकल के आया? और यहाँ पॉलिटिसाइज करने की कोशिश आखिर पॉलिटिशियन है करेंगे, लेकिन आप जब आज जब राष्ट्रीय ये दिवस है और उसमें भी जनगण मन और वंदे मातरम, आपकी जो चाहत जो इच्छा थी आपने पूरा कर लिया, लेकिन जनगण मन को क्या आप इसके जरिए, वंदे मातरम के जरिए किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं? राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकार किया गया था, आज़ाद भारत ने अंगीकार किया था वंदे मातरम को, और राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को। और राष्ट्रगान हमेशा जो है झंडा फहराते समय और उसके बाद समापन के समय हम गाते रहे हैं। अब एक नया है और उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत था ये गाना, और इसके 2 पैराग्राफ, जैसे जनगण मन का 2 पैराग्राफ, इसका भी 2 पैराग्राफ पहले से था। इसके पूरे पैराग्राफ को लेके आने का मतलब मकसद आपकी जो सियासत है और उसमें भी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की सियासत है वो यहाँ पर झलकती है। चलिए, ये पास हो चुका है बिल और इसको आपने ऑलरेडी नोटिफाई भी कर दिया है, और आज आपने अपनी खुशी के लिए इसको वहाँ लाल किले की प्राचीर से शुरुआत आखिर में आपने सब कुछ कर लिया, गवा भी दिया, अभी प्रशांत जी ने बता भी दिया। लेकिन प्रशांत जी, यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि थोड़ा सा कॉकरोच जनता पार्टी, फिर उसके बाद पूरा का पूरा आंदोलन हुआ, उसके बाद अब जन अल्फा जो है वो आंदोलित है। गांव गांव में बच्चे अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्कूल के लिए, स्कूल क्या मतलब बेसिकली शिक्षा है उनकी, शिक्षा के लिए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो कितने अटेंटिव हैं। और उसके बाद क्या प्रधानमंत्री ने आज उन बच्चों को यहाँ अपने संबोधन में कुछ कहा है? क्या उन बच्चों को कुछ दिलासा ही सही दिलाया है? आपको दिखाई दिया, कहीं सुनाई पड़ा? इसीलिए मैंने कहा कि ये इतना बड़ा मौका था मोदी जी के पास कि आज कम से कम, क्योंकि उसको उस तरफ ध्यान देते देश के युवा ने एक बात तो 80वें जो है स्वाधीनता दिवस पे एक बात तय कर दी है कि शिक्षा अब इस देश का बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और इसको राहुल गांधी जब ये मुद्दा बना, उसके पहले से वो मुद्दा बनाए हुए हैं। वो शिक्षा के निजीकरण पे,
शिक्षा पे पेरेंट्स का जो पैसा खर्च होता है उस पे, पेपर लीक पे, तमाम चीज़ों पे वो लगभग कुछ सालों से वो सक्रिय हैं। और अब युवा भी जाग गया है। युवा का पहला मुद्दा अब शिक्षा का सुधार है। तो शिक्षा के सुधार के लिए सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आप जीडीपी में उसका शेयर बढ़ाइए। मैं और बात नहीं कह रहा हूं, कम से कम जो आप ही की नरेंद्र मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति है वो 6% जीडीपी के खर्च की बात कर रही है शिक्षा पे, और आप 4% कर रहे हैं। 2% जीडीपी बहुत बड़ी रकम होती है। होना तो कम से कम अगले कुछ सालों के लिए 10% जीडीपी होना चाहिए। जो भी देश विकसित हैं दुनिया में, उन्होंने पहला काम ये किया था कि अपने देश की शिक्षा पर ध्यान दिया था। आप तो यूएसएसआर में रहकर आए हो। जब वहाँ क्रांति हुई, क्रांति के बाद पहला काम ये हुआ था कि शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया था। आज ईरान ने अगर अमेरिका को झुका दिया है और वो अमेरिका जो है बाध्य हो गया, इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बाद भी ईरान पे वो जीत हासिल नहीं कर सका, उसका कारण शिक्षा है। और चीजें छोड़ दीजिए, वहाँ के पायलट, वहाँ के लोग, वहाँ के सैनिक शिक्षा एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तब तो मुकाबला कर पाए वो। तो शिक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश को विकसित बनाने में। जो आपने पीछे बैनर लगाया हुआ है 2047 में विकसित भारत, वो बगैर शिक्षा कैसे होगा? असल में मोदी जी के भाषण को अगर आप दोबारा रिवाइंड करके सुने और उसकी तुलना करें कि जब वो किसी राज्य के चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भाषण देते हैं, उस भाषण में और इस भाषण में आपको बहुत समानताएं मिलेंगी। ये देश को नहीं भाषण दे रहे थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को भाषण दे रहे थे। तो जो बातें, चाहे वो दिमागी नक्सल हो या और बातें, अफवाहें फैलाने वाले लोग, इस तरीके की निगेटिव बातें लाल किले से खड़े होकर किसी प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों के लिए नहीं कही। आप विपक्षी पार्टियों को जो मर्जी है कह रहे हैं। आमतौर पे लाल किले की प्राचीर से तो विपक्षी पार्टियों को भी किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कोसा। हम भी सुनते रहे, शकील जी हमारे साथ आ गए, शकील जी ने मुझसे ज़्यादा सुना है भाषण लाल किले के। तो मैं इंदिरा गांधी के समय सुन रहा हूँ, कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से खड़े होकर विपक्षी पार्टियों को नहीं कोसा। आप विपक्षी पार्टियों को भी कोस रहे हैं, साथ में अपने देश के नागरिकों को भी कोस रहे हैं। आप उनको बता रहे हैं जो अधिकारों की बात करें वो दिमागी नक्सल है। अफवाहें फैलाने वाले लोग आपके देश में हैं। तो अगर अफवाहें फैलाने वाले लोग आपके देश में हैं और देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस और तमाम चीज़ों से लैस किया है पुलिस से, तो अफवाहें फैलाने वाले कामयाब कैसे हो जाते हैं? इसका मतलब है कि आप नहीं काम कर पा रहे हैं जो आपको मैंडेट मिला है। कुल मिला के ये कि इस तरीके की नकारात्मक बातें अपने देशवासियों के खिलाफ लाल किले से नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं का भाषण नहीं था, ये देश के नागरिकों का भाषण था। और फिर एक बार कहूँगा कि एक बड़ा मौका था जब आप शिक्षा नीति पर, शिक्षा पर, रोजगार पर आप बात करते, युवाओं के रोल पे बात करते, और जो दो शब्द आजकल बहुत प्रचलित है, जेन अल्फा और जेन जी, आप उनको एड्रेस करते। उसको एड्रेस करने का मतलब ये नहीं कि उनके स्लैंग में आप बात करने लग जाओ। राहुल गांधी उस जेन जी के स्लैंग में बात नहीं करते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं जो युवा चाहता है या युवा की जो आकांक्षा है। तो इसलिए मैं अगर इसको नंबर देने में आऊँगा तो 10 में 4 भी बड़ा मुश्किल से मिल पाएंगे मोदी जी को। जी आप चलिए, आपने पास तो कर ही दिया ना 33% दे दिया है। हम तो पीएम है, करना पड़ेगा।
आप नई मान लो नई कि नई 10% शिक्षा नीति है ना, तो नई शिक्षा नीति में कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रेस मार्क जो है प्रधानमंत्री के पद का है। जी। शकील जी जुड़ गए हमारे साथ। शकील जी, स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और आपसे समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण को आप सुन लिए। प्रधानमंत्री का भाषण जो है ये आज सबसे छोटा भाषण है। 1.5 घंटा तो मिनिमम होता था। अब ये भाषण आज का 1 घंटा 16 मिनट या 1 घंटा 18 मिनट, 2 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस माइनस का भाषण है। इस भाषण से क्या कुछ निकल के आया है? हालांकि आज भी पिछले साल की तरह इस साल भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नहीं थे उपस्थित, वहाँ पे नहीं गए, उन्होंने स्किप किया। और उसका कारण उन लोगों ने पहले भी बता दिया है कि उनको अगर नेता प्रतिपक्ष, दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अगर पीछे कोने में बैठाया जाएगा तो क्यों जाएंगे दर्शक दीर्घा में वहाँ बैठने के लिए। ये बातें पहले हो चुकी हैं। तो आज भी नहीं थे, न ही राहुल गांधी न ही मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन बात यहाँ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है, बात सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आज राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को वहाँ इस भीड़ में वो हैं कि नहीं है ये देखने कोई नहीं आया था। वो ये सुनने आया था कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री क्या भाषण देता है, ये सुना जाए। और वो अपने भारत को, अपने देश को किस दिशा में ले जाने के लिए यहाँ से एक नया संकल्प लेता है। उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि संकल्प, समृद्धि, पुरुषार्थ, ये सारे शब्द उन्हीं के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। कैसे देखते हैं शकील जी इस भाषण को? कितना नंबर दे रहे हैं, पहले यही बता दीजिए। नंबर जी, मालूम है, सबको मालूम है कि आजकल नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। ये तो नेगेटिव मार्किंग वाला मामला है। ये तो नेगेटिव में जाएगा ये तो जी। अब नेगेटिव में कितना जाएगा ये हमारे दर्शक बताएंगे, और उससे बड़ी बात जो है देश की जनता बताएगी। बहुत जल्दी बताने वाली है देश की जनता ये कि वो नेगेटिव में कितना नंबर देगी। लेकिन आपने जो बताया कि सबसे छोटा भाषण, तो छोटा भाषण क्यों है? प्रधानमंत्री अब अपना एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं। इस 15 अगस्त की सबसे बड़ी कहानी ये है, सबसे बड़ा मोड़ ये है कि 12 साल, 12.5 साल तक प्रधानमंत्री बीजेपी जो है देश में अपना नैरेटिव सेट करते रहे, और अब उनका नैरेटिव नहीं चल रहा है, उनका एजेंडा नहीं चल रहा है। अब छात्र और युवा का एजेंडा चल रहा है, राहुल गांधी का नैरेटिव चल रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते और बैठ जाते, तब भी प्रधानमंत्री सकारात्मक बातें नहीं करते। नकारात्मकता जो इतनी ज्यादा उनमें आ गई है, उससे निकलना अब उनके बस की बात भी नहीं है। शब्दों के बारे में आपने बताया, शब्द दुनिया भर के जितने भी राइटिस्ट हैं सब बड़े बड़े यूज करते हैं, और आज की ये यंग पीढ़ी कहने लगी है कि भाषा के जाल में हमको मत उलझाइए। भाषा के जरिए, लैंग्वेज जगलरी के जरिए आप कुछ समय के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं बना सकते। लेकिन दक्षिणपंथी सोचते हैं कि भारी भारी जो शब्द होते हैं, संस्कृत निष्ठ जो शब्द होते हैं, उनके जरिए लोगों को ये बेवकूफ बना देंगे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बड़ा सपना देखना है। देश बड़ा सपना देखना चाहता था, देश ने बड़ा सपना देखा था 47 में, लेकिन आप उसको दुस्वप्न दिखा रहे हैं, आप उसको डरावने सपने दिखा रहे हैं आप उसको। इसलिए देश जाग गया, अब वो सो नहीं रहा कि सोएंगे तो मोदी जी दुस्वप्न दिखाएंगे, बुरे सपने दिखाएंगे। आज अभी हम सोच रहे थे, एक तरफ प्रधानमंत्री का भाषण था लाल किले से, और दूसरी तरफ जो होता है रेडियो से, दूरदर्शन से, सब जगह आजादी के गाने बजते थे, देशभक्ति की भावना से भरे हुए। लेकिन वो तो सब नेहरू के टाइम के लिखे हुए हैं, वो बजाना इन लोगों ने बंद कर दी है। 2-4 जो इनके पास गाने हैं वो ही रिपीट कर करके बजा रहे हैं, जिसमें न तो कोई स्तर है न देशभक्ति की भावना है। 12 साल में मोदी जी आप जो है नेहरू जी से तुलना करते हैं, एक भी गीत नहीं लिखवा पाए। बाकी साहित्य की बात तो छोड़ दीजिए। जब बड़ा नेता होता है तो देश का कलाकार, साहित्यकार, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, हर क्षेत्र में लोग अपना सर्वोत्तम देते हैं, बेस्ट।
बड़ा नेता उनको प्रभावित करता है ऊपर से। हर दुनिया भर में यही हुआ है, जहां जहां बड़े नेता हुए उस देश का विकास हुआ। और जब नेता छोटा सोचने लगता है, नकारात्मक हो जाता है, तो फिर गोदी मीडिया और भक्त बचते हैं। और ये गोदी मीडिया और भक्त अपना निकृष्टतम दे रहे हैं, ये भी एवरेज भी नहीं दे पा रहे हैं लोग अपना। तो ये है देश की कहानी। दूसरा, 6G प्रधान के लिए इस देश के युवा को रील लाने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि ये रील जो है बर्बाद कर देगी हमारी युवा पीढ़ी को, वो प्रधानमंत्री रील के पक्ष में बोलते हैं। राहुल गांधी के बोलने का फिर बोले वो ये सोचते हैं कि ये रील हिंदू मुसलमान के बराबर का नशा हो जाए, और हो रही है, शायद उससे भी आगे बढ़ जाएगी। वो एक नशा वो था, एक नशा ये है। आप देखिए कि हर जगह, बस में, मेट्रो में, चौराहों पे, पान की दुकान पे, घरों में लड़का, खासतौर से लड़के, लड़कियां भी, लेकिन खासतौर से लड़के रील देखते रहते हैं। 24 घंटे रील। ये रील जो है इन्हें कहां ले जाएगी? कहीं नहीं। जहां खड़े हैं वो वहीं खड़े रहेंगे, सब ओवर एज हो जाएंगे। तो राहुल यही बात करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जो दिमागी नक्सल, बताइए आप, हद है ये। मतलब ये इस तरह की बातें कर करके ही युवाओं को और आक्रोशित कर रहे हैं। ये जो युवा ने आंदोलन किया, छात्र ने आंदोलन किया, इसको आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं। आप इसको किसके लिए संबोधन है? ये इस नई पीढ़ी के लिए ही है, जेन जी के लिए ही है, जेन अल्फा के लिए ही है। इसने शांतिपूर्वक किया, इसने अपने मुद्दे उठाए, इसने देश के मुद्दे उठाए इसने। और आप क्या कर रहे हैं? आप देश को वापस जो है पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो राजीव जी, ये मोदी जी का भाषण है, बहुत ही नकारात्मक है। पहली बार मोदी जी जो है पूरा बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो वो आज 1.5 घंटे से कम भाषण नहीं देते, क्योंकि वो संसद में नहीं बोल पाए थे। उनके सबसे बड़े जो विश्वास पात्र थे, सबसे खास थे, उनके राइट हैंड जो थे अमित शाह, वो भी नहीं बोल पाए थे। तो सारी कमी जो है भक्तों को लगता था आज पूरी हो जाएगी, नहीं, भक्त निराश हो गए। गोदी मीडिया अपनी ड्यूटी कर रहा है मजबूरी में, उसके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। आपस में दोस्त लोग पूछते रहते हैं कि साहब कुछ बता दो। एंगल शब्द कहा जाता है पत्रकारिता की भाषा में इसको, सर कोई एंगल दे दो सर। अब एंगल कहां से दे दे? एंगल देने का काम तो मोदी जी का था, वो ही नहीं दे पाए, तो हम लोग कहां से एंगल देंगे उनको बेचारों को? तो एंगल यही है कि राहुल पे हमले करो खूब, कि राहुल नहीं आए, राहुल भाग गए। लोकसभा से, राज्यसभा से अमित शाह और मोदी जी भागे थे, यहां लाल किले के सामने से राहुल और खड़गे भाग गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर राहुल और खड़गे की बात अगर करें तो राहुल गांधी 2024 में वहाँ थे लाल किले पर, और उनको कहाँ बैठाया गया था वो आप लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद 2025 और ये 2026 दोनों वहाँ नहीं। और अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, वीवी श्रीनिवास, ये सब अभी कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहरा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके भाषण में कितना दम है, और मार्किंग की जाए तो कितना नंबर देंगे आप उनके भाषण को। तो यहाँ प्रशांत जी ने 4 नंबर दिया है, लेकिन शकील जी ने माइनस मार्किंग कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का, और सबसे छोटा भाषण आज का है। छोटा भाषण भी तो 1 घंटा 16 मिनट का भाषण है, यानी 76 मिनट का भाषण टोटल। इस 76 मिनट के स्पीच में नरेंद्र मोदी ने देश की, दरअसल होता ही आया है पिछले 80 साल से, क्योंकि 80वां भाषण है आज़ाद भारत का। ये प्रधानमंत्री कोई भी रहें, 80वां भाषण, और इस भाषण में जो बातें निकल के आती हैं वो एक रूपरेखा होती है।
आगे की आउटलाइन हम तैयार करते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा, हमारी विदेश नीति क्या होगी, देश के गरीबों, वंचितों, बेरोजगारों, कामगारों, इन सब के लिए हमारी क्या आगे की प्लानिंग है, देश को कैसे विकास की राह पर ले जाया जाए, ये सब होता है। नरेंद्र मोदी ये बात, विकास शब्द को रखते हुए ये बात तो कई बार कहते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जब विकास की बात करते हैं तो गरीबों और बाकियों की बात छोड़ देते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ भाषण दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी अभी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऑल CWC मेंबर्स, सेवा दल के प्रमुख सभी सदस्यों और दोस्तों, मीडिया के मेरे भाइयों, साथियों, ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ऐतिहासिक दिन केवल स्वतंत्रता के संघर्ष को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने का भी दिन है कि जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो कहां तक पूरा हुआ। कांग्रेस ने अपने 141 वर्षों के इतिहास में 62 सालों तक विदेशी शासन से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते रही। लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, जेलों में अमानवीय यातना सही, उनको हम सारे लोग नमन करते हैं। साथियों, जब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और सारे बड़े नेता जेलों में थे, तब देश के नौजवानों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस आज़ादी का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था, वो केवल विदेश दास्ता से आज़ादी नहीं थी, वो थी गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और भय से मुक्ति। आज़ादी के बाद इन्हीं नौजवानों ने राष्ट्र निर्माण में भी एक एक ईंट रखने का काम किया। यही उस पीढ़ी की सोच थी। आज़ादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प था। साथियों, कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और नेहरू जी ने आधुनिक लोकतांत्रिक और सेक्युलर भारत की नींव रखी और IITs, IIMs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसी इंस्टीट्यूशन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। नेहरू जी ने कहा था, हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा हरेक व्यक्ति के आंख के आंसू पहुंचने की रही है। हो सकता है कि हम इतना कुछ न कर पाए, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जब महात्मा गांधी जी ने ये बात इनसे पहले कहकर कहा था कि देश के हर गरीब के आंखों से पानी पूछना हमारा काम है। और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव मजबूत की। इंदिरा जी ने भारत की मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत किया।
1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई, बैंकिंग को गांव में तक पहुंचाया और 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए उन्होंने दिया और जिसका फायदा सारे देश के गरीब जनता को हुआ। सिक्किम का इंडिया में इंटीग्रेशन किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गोवा को भी हमने शामिल कर लिया। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन आज चंद लाल किले पे ठहर के बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है ये दुनिया भी मैंने बनाया ऐसा नहीं बोले। नहीं तो अगर कोई उनको सलाह देता, लिख के देता, तो निश्चित रूप से वो भी कहते थे। और दुनिया जो बची है मेरे वजह से बची है, ये भी कहते थे। दोस्तों, राजीव गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में शांति की पहल की, आईटी रेवोल्यूशन की नींव रखी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया, जिसका लाभ बाद में कारगिल युद्ध में भी मिला। उन्होंने नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और जवाहर नवोदय विद्यालयों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर बनाए और वोटिंग एज 21 से लेकर घटाकर 18 की। वे चाहते थे कि भारत का नौजवान 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो। नरसिंह राव ने भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडिया की दुनिया के लिए खोला और उसे एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मनमोहन सिंह जी की जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट को ह्यूमन फेस दिया। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूत किया। ये सारा क्रेडिट हमारे सीपीपी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाता है, जिसने पूरी मेहनत करके एक टीम बनाकर उस टीम को पॉलिसी बनाने के लिए कह के ये सारी चीजें जो आज बुनियादी हक के रूप में हमको मिले हैं, गरीबों को मिले हैं, ये इनकी देन है। तो ये हम भूलना नहीं चाहिए। ऐसा एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया, हमने इंसान को उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। यही कांग्रेस की परंपरा है। हर प्रधानमंत्री ने
अपने समय की चुनौतियों के हिसाब से भारत को आगे बढ़ाया और अगले भारत की नींव रखी। लेकिन आज सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि ये नहीं कि हम पीछे चुप बैठे हैं। हम हमेशा अच्छे काम को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। कोई कुछ भी बोलने दो, हमारा काम ये है कि देश के गरीब जनता को, युवाओं को और कमजोर लोगों को आगे लाने का काम हमारा है। आज संविधान हर नागरिक को असहमति और शांतिपूर्ण आंदोलन की अधिकार देता है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। तो हमने ये जो अधिकार दिलाए हैं उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी भी हमारी है, इसीलिए हम ये करते रहेंगे। लेकिन इस सरकार में बुनियादी मसलों पर आंदोलन करने वालों के खिलाफ हेट कैंपेन चलाया जाता है। तो इसीलिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहले ही बोला था, आज नहीं 4-5 साल पहले ही बोला था, हम जो कर रहे हैं, हम कभी हेट स्पीच नहीं करेंगे। हम सबको गले लगा लेंगे और हम जो मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, ये हमारा है। ये मोहब्बत की दुकान लगाने का मतलब है हम चाहते हैं कि देश में पीस हो, देश में एक हो। जब शांति रहती है, जब पीस रहता है, उसी वक्त प्रॉस्पेरिटी भी आती है। अगर प्रॉस्पेरिटी आना है, हमको सब मिलके काम करना है। लेकिन इसको डिस्टर्ब करने वाले बीजेपी, आरएसएस और आज की सरकार इसको डिस्टर्ब करना चाहती है और हर आदमी को हेट यानी द्वेष करके उनको दूर रखा जा रहा है। तो दोस्तों, हम पीछे नहीं हटना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहना चाहिए। और जो हमारी देश की भलाई नहीं चाहते हैं उनको छोड़ो। वो हमेशा आज़ादी के वक्त भी उन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया और आज़ादी आने के बाद भी इस रूप में काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को बांटना, अछूतों को दूर रखना और गरीब को कुचलना। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये उनकी नीति है। इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू जी ये लाए थे कि मध्यम मार्ग, सोशलिज्म, जो सबके लिए अच्छा है, वो काम हमने किया। लेकिन आज की सरकार गरीबों को कुचलने का काम कर रही है। इसका मुकाबला हम डट कर करना है, हम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। उनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनको जो मारा गया, पीटा गया, उसके सवाल थे। उन सवालों का जवाब हमारे ये लोग साहब मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे। लेकिन उस बहस से वो भाग रहे थे
वो अंदर ही नहीं आ सके, ना होम मिनिस्टर अंदर आ सके, ना प्राइम मिनिस्टर अंदर आकर अपने कमरे में छुप के बैठकर सुन रहे थे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया बाहर। क्या बयान दिया? उन्हें क्या, मैं तो चुप अपने रूम में बैठ के सुन रहा था, हाउस चल रही नहीं थी, उसीलिए मैं अंदर आ नहीं सका। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते, क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी? अरे रूम में बैठ के सुनते हैं। जनता ने तो तुमको गवर्नमेंट करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए भेजा है, रूम में बैठने के लिए नहीं। तो ये मेरे को भाषण करने का अवसर नहीं मिला। अवसर कैसा मिलता? घर में बैठ के, रूम में बैठ के। आओ पार्लियामेंट में आकर अपने विचार को रखो, हम भी उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हमेशा ये झूठ बोलने की उनको आदत है। ये एक झूठ उन्होंने बोला। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, जांच एजेंसियां और मीडिया सरकार के हस्तक्षेप की चपेट में है, इसीलिए जनता का विश्वास डगमगाया है। इसरो, डीआरडीओ जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं से बड़े वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को रेसिग्नेशन भी देना पड़ रहा है। और मैं आपको कहता हूं कि कईयों हमारे साइंटिस्ट इसरो, डीआरडीओ छोड़ के भाग रहे, क्योंकि इनकी दबाव ऐसी है, अपने लोगों को भरना चाहते हैं, आरएसएस के लोगों को भरना चाहते हैं, और जो आइडियोलॉजी उनकी है उस माइंडसेट के लोगों को वो भरना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जिससे महत्वपूर्ण डिफेंस स्पेस प्रोजेक्ट, ये सब हमारे हैं, हमने किया है, नेहरू जी ने किया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बजट रखा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। इनके ना जेब में पैसे हैं, ना दिमाग में विचार है। ये तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमारे को ही करना है। वो जल्द वक्त आ रहा है, हम जरूर करके दिखाएंगे। आज तो मंदिर जैसी आस्था की जगहों पर भी सवाल उठ रहे हैं। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। फिर भी गरीब आदमी अपनी छोटी सी कमाई में से 50 रुपए निकालकर मंदिर में श्रद्धा के रूप में दान देता है। राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, उसका गठन किया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब आम जनता के चढ़ाए दान और सोने चांदी की चोरी हो रही है, तो सवाल उठता स्वाभाविक है। आज सवाल ये है कि गरीब की श्रद्धा से दिए गए उस 50 रुपए की भी सुरक्षा नहीं है। ये मोदी जी के राज में, हम उनको टीका नहीं करना चाहते इस आजादी के दिन। लेकिन जो आदमी खुद ट्रस्ट किया, खुद नॉमिनेट किया, खुद झंडा फहराया, खुद उसकी बुनियाद रखी, खुद उसका पूजा करके खुद ही गया, साधु संतों को लेके नहीं गया, खुद ही गया। तो क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए, अगर आप सच्ची देशभक्त हो तो इस देश में जो श्रद्धालु लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनको लेकर, उसमें आस्था रखने वाले लोगों को लेकर वो काम कर सकते थे। लेकिन पूजा में भी यही, झंडा चढ़ाने में भी यही, और एक वक्त आएगा यही आदमी देश की झंडा गिराने की भी कोशिश करेगा। क्योंकि बात बहुत बोलते हैं, ये बड़बड़े साहब हैं,
बड़बड़े साहब है। मैं इसीलिए उनके जैसा झूठा बोलने के लिए नहीं जाता, और मैं यही कहूँगा कि ये जो सोने चांदी चढ़ाए गए हैं, इन चांदियों को, सोने को वो लोग जल्द से जल्द जब्त करके, और जो लोग इस चोरी में शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारी सोच अलग है। हमारे लिए आज़ादी का मतलब केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में सम्मान और अवसर लाना है। आज़ादी का असली उत्सव तब होगा जब हर बच्चा स्कूल जाए, सबका सलीके से इलाज हो, सम्मानजनक रोजगार मिले, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकों के साथ न्याय हो, जाति के आधार पर भेदभाव, खासकर छुआछूत पूरी तरह खत्म हो, और महिलाओं को मुख्य धारा में आने का पूरा अवसर मिले। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां गरीबी की आवाज़ सुनी जाए, किसान सम्मान के साथ आगे बढ़े, नौजवान अपने सपनों को पूरा करे, और सत्ता के सामने सच बोलने के लिए किसी को भी डरना न पड़े। यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। इसी सपनों को पूरा करना ही हमारा असली आज़ादी है। बस इतना कह के मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस, जय हिंद। जय हिंद। क्यों तुम्हारे में दम नहीं है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। उसको हटा दो जल्दी। हाँ। जल्दी। तो सुन रहे थे इस वक्त आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराने के बाद भाषण दिया, और उसमें पूरी की पूरी अभी तक भारत, आज़ाद भारत का जो इतिहास है, कैसे भारत को बनाया गया, सजाया गया, संवारा गया, ये सारी बातें आज कही यहाँ। और इसमें किन किन महापुरुषों का योगदान रहा, देश के प्रधानमंत्रियों का, और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी का जो राज हुआ और उसने जो कुछ किया है, इन सब का लेखा जोखा यहाँ रखने की कोशिश की मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जल्दी से एक एक कर आते हैं हमारे तमाम साथियों के बीच। शकील जी, 2 भाषण हम लोग सुन चुके। एक भाषण सुबह सुबह हम 7:30 बजे से सुन रहे थे, प्रधानमंत्री का भाषण, और अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी सुना लगभग आधे घंटे के भाषण इनका, मल्लिकार्जुन खड़गे का। कैसा है, कैसे, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको और डीबी लाइव को ये देश और उसकी जनता याद रखेगी। पूरा भाषण आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो आज राष्ट्र के संबोधन की तरह लग रहा था, वो सुनाया। हमें नहीं लगता कि कहीं और दर्शकों को, श्रोताओं को ये सुनने को मिला होगा। बहुत बड़ा काम किया आपने, बहुत जरूरी काम किया आपने। 85 साल का नेता जिस जोश और उत्साह में भारत की आजादी का दिन मना रहा है, वो देखने लायक था। कहां से आता है ये जोश? विचारों से आता है। कहां से आता है? क्योंकि देश को आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी से आता है। ये देखिए आप, कितना फर्क है। वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, और ये गरीब की, किसान की, छात्रों की, युवाओं की बात कर रहे हैं। इनका जय हिंद का जो नारा है, उसमें कितनी ताकत है, अंदर से निकली हुई आवाज है। तो राजीव जी, ये जो बोला अभी खड़गे जी ने, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बात आजकल जनता पसंद करती है, जनता को जाती है, या जो चिपकती है,
उसमें ये बड़बड़े साहब जरूर चिपकेगा कि ये बड़बड़े साहब है। प्रधानमंत्री मोदी इतना बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, और ये देश के लिए सबसे खतरनाक होता है। जो बोला आज खड़गे जी ने, से बहुत सारी बातें आएंगी बाद में, मगर जो उन्होंने खास बात बोली जो हमें लगी, न्यायपालिका पर सीधा अटैक करके उन्होंने लोगों के डर को और कम किया है, खत्म किया है। बाकी सब पे हम लोग सब बोलते हैं, न्यायपालिका के मामले में थोड़ा सा सब लोग बचने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज है, आखिरी उम्मीद है लोगों की, इसको थोड़ा सा बचा जाए। उन्होंने बोला कि ये सब मीडिया की तरह ही, दूसरे संस्थाओं की तरह ही न्यायपालिका भी उतनी ही दोषी है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, न इनकी जेब में पैसा है, न दिमाग में विचार। जेब में पैसे से मतलब बजट घाटे में चल रहा है पूरा का पूरा। जो कुछ भी है जनता से जो उगाई होती है, मिडिल क्लास से अभी इनकम टैक्स की उगाई सारी की सारी अडानी के पास चली जाती है, अंबानी के पास चली जाती है। और दिमाग जो है इनका, वो यही सोचता है कि छात्र और युवाओं को हम कैसे नक्सल बता दें, छात्र और युवाओं को कैसे हम देशद्रोही बता दें। तो ये भाषण जो है वाकई ऐतिहासिक भाषण है। और एक बात और बता दें, वो बड़ी जरूरी बात है कि बड़ा प्रचार हो रहा है, गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, पहली बार वंदे मातरम। श्रीमान जी, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब देश की आजादी की घोषणा नेहरू जी ने की थी और अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, नियति से साक्षात्कार, उससे पहले सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था। जी, सुचेता कृपलानी ने रात को 11 बजे वंदे मातरम गाया था। और अभी जब आपने जहां से काटा है इसको, ये जनगण मन की तैयारी हो रही थी। कांग्रेस का हर प्रोग्राम जनगण मन से खत्म होता है, और कांग्रेस का हर अधिवेशन जब से इस पार्टी बनी है वंदे मातरम से शुरू होता है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठा प्रचार। ये तो अभी प्रियंका गांधी ने बोला था जब वंदे मातरम के 150 साल हुए थे कि आप बता रहे हैं कि ये गाया जाता था, कहां गाया जाता था ये नहीं बता रहे, ये कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था। ये शुरुआती होती है, स्टार्ट वंदे मातरम से और समापन जनगण मन से। और जो आजादी की घोषणा और 15 अगस्त और ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये हमने बता दिया कि सुचेता कृपलानी जी ने 1947 में 14 अगस्त को, 15 अगस्त शुरू होने वाला था 12 बजे से लगता है, उससे पहले वंदे मातरम गा के इसकी शुरुआत की। जी राजीव जी बिल्कुल। प्रशांत जी कैसे देखते हैं दोनों भाषणों की बात हम अब कर लें। एक तरफ नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुन लिया, नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भाषण सुन लिया आपने, क्या कहें? देखिए, यही अपेक्षा थी मोदी जी से भी और खड़गे जी से भी। खड़गे जी ने वो पूरी की है। आप याद कीजिए कि कल ही रात में हम लोगों ने एक पॉडकास्ट जारी किया है आज़ादी की 80वीं सालगिरह पर, और उस पॉडकास्ट में हम 3 लोगों का यही मत था कि आज देश में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारा ठीक होगा तो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, फार्मिंग, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी सब ठीक होगा। बिल्कुल, ये मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है लोकतंत्र का ना होना। और यही खड़गे जी ने जो है इसको हाईलाइट किया है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, वो चिंता का विषय है। अगर, और यही छात्रों के आंदोलन का भी आप देखिए, ये कोई व्यक्तिगत कोई जो नालसर के छात्रों का जो विरोध है सीजेआई को, तो उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने उनकी कॉपी नहीं फाड़ दी है, उनकी किताब नहीं उठा ली है। वो बेसिकली जस्टिस सूर्यकांत से डिमांड कर रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका वचन, अपना मैंडेट पूरा करें। यही तो बात है। देश का युवा यही चाहता है जो खड़गे जी बोल रहे हैं कि उसको लोकतंत्र चाहिए। वो जंतर मंतर में लोकतंत्र के लिए आया जिसको लाठी मारी गई, आंसू गैस चलाया गया। दूसरी 2 बातें उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। एक, समानता का अधिकार।
आज भी 80वें स्वाधीनता दिवस में समानता नहीं है। इस देश के लिए शर्म की बात है कि जहां पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते हैं, उसके अगले दिन या उसके कुछ दिन बाद उसी जमीन को शुद्धिकरण हवन किया जाता है। नरेंद्र मोदी के समर्थक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आए हैं। तो अगर 80 साल में ये नहीं हो पाया है तो आप सोचिए कि क्या जरूरत है, इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। और वही मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं, और जो कि वो खुद भुक्तभोगी भी हैं। जो लोग, बहुत से लोग आरक्षण को लेकर सवाल उठाते हैं, वो सवाल का जवाब यही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भेदभाव हो सकता है तो कौन बचेगा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो 55 साल से विधानसभा और लोकसभा के मेंबर हैं, नेता प्रतिपक्ष है, मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके साथ अगर भेदभाव इस देश में हो रहा है जाति के आधार पे, तो फिर कौन बचेगा? और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि जो दिल्ली पुलिस ने अत्याचार किया छात्रों के साथ, उसका कोई ना कोई न्याय संगत समाधान नहीं आया है। अभी एक भी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। और ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि युवाओं के को लाठीचार्ज नहीं केवल किया, आपने इस देश के युवा के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई है। आप नारी वंदन बिल ला रहे हैं और आपकी पुलिस लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे मार रही है, खुलेआम कैमरे के सामने। तो ये इस देश की 80 साल बाद भी अगर ये है पुलिस ऐसी, तो फिर बड़ा अफसोस की बात है। और यही प्रधानमंत्री भरोसा देश को नहीं दिला पाए। देखिए, आप चांद में चले जाएं, मंगल ग्रह पे चले जाएं, सूरज पे चले जाएं, इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं करते। फ्लाईओवर 6 लेन 12 लेन तो नॉर्थ कोरिया में भी हैं, वहां भी हवाई जहाज चलते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस देश में सबसे बड़ी मांग जो है वो इस वक्त डेमोक्रेसी की है, और यही मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का सार है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अमलेंदु जी, आप मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण सुन रहे थे और सुबह से प्रधानमंत्री का भाषण, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, कैसे देखते हैं? राजीव जी, लगा ये कि शायद गलती से डेस्क चेंज हो गई। मतलब प्रधानमंत्री जो थे वो गलत जगह पहुंच गए और खड़गे जी जो थे वो दूसरी जगह पहुंच गए। तो जहां मोदी जी खड़े थे वहाँ खड़गे जी को खड़े होकर जो बातें कर रहे थे खड़गे जी, वो बातें वहाँ से आनी चाहिए थी, लाल किले की प्राचीर से। बहरहाल वो लाल किले की प्राचीर से ना आकर इंदिरा भवन से आ गई। तो ये राजीव जी आप समझ सकते हैं। देखिए राजीव जी, यही अंतर होता है एक राजनीतिज्ञ में और एक लफाज में। मल्लिकार्जुन खड़गे पिछला इतिहास भी देख रहे हैं और भविष्य क्या होगा वो भी देख रहे हैं, और पिछले इतिहास से सबक लेते हुए भविष्य हम कैसे अपना निर्मित करें उसकी एक रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। वो बता भी रहे हैं कि हमको ये करना है और जो गलतियां हुई हैं उनसे क्या सबक लेते हुए आगे क्या गलतियां नहीं करनी है। क्या मोदी जी के भाषण में कुछ ऐसा है जिसको हम ये याद कर सकें कि मोदी जी ने आज क्या नई बात कही जिसको आगे याद रखा जाएगा? क्या राजीव जी, मोदी जी के 12 सालों में जो लाल किले की प्राचीर से भाषण हुए हैं, क्या एक भी उनका भाषण विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह या किसी और की तरह, इंदिरा गांधी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए राजीव जी, क्या इस तरीके की आप बात कर सकते हैं कि उनके किसी भाषण की तरह याद कर लिया जाएगा इनको, मोदी जी को, कि भाई लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी? तो ये राजीव जी एक अंतर जो दिखाई पड़ा वो साफ तौर पे ये अंतर दिखाई दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में बातें वही थी जो एक प्रधानमंत्री की बातें होनी चाहिए थी, देश को एक नई दिशा देने की, और देश के सामने जो चुनौतियां उनका किस तरीके से मुकाबला करेंगे और किस तरीके से हम अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में थी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देश किस दिशा में जाएगा ये बताने की कोशिश होनी चाहिए थी लाल किले की प्राचीर से,
लेकिन आज एक निराशाजनक भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण आपने सुना। दोनों भाषणों को आप तक हम पहुंचा चुके हैं। आप समझिए, देखिए, सुनिए कि कौन किस तरह से भाषण दे रहा है, किसके भाषण में कितना दम है, ये आपको समझना है। लेकिन देश किस दिशा में जाएगा, ये रूपरेखा रखने की ज़रूरत प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री पिछले 12 वर्षों से लाल किले की प्राचीर से भाषण तो दे रहे हैं। आज का भाषण छोटा भाषण था अभी तक का देखा जाए तो, लेकिन क्या देश के युवाओं को, जेन जी को, जेन अल्फा को ये बता पाए, एक विश्वास दिला पाए कि आपके लिए जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में वो आपका भला करेंगे, ये विश्वास दिला पाए? अगर नहीं दिला पाए तो फिर तैयार रहिए एक नए आंदोलन के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर स्वाधीनता दिवस की। और प्रशांत जी आपको भी, शकील जी आपको भी, अमलेंदु जी आपको भी, तमाम साथी। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। अभी से 1 घंटे बाद यानी 12 बजे फिर आप न्यूज़ रूम से सीधे ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगे और बाकी लगातार वीडियो और कवरेज आप हमारे चैनल पर देखते ही रहते हैं। शाम 7 बजे मुलाकात होगी न्यूज़ पॉइंट में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।